कि उन्होंने जो जनगण मन लिखा था वो अंग्रेजी शासक जॉर्ज परशम के प्रशंसा करने के लिए उन्होंने लिखा था कि हमें डर नहीं है, हमारा जय होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये उस समय लोगों को प्रेरित कर रहा था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। कहाँ से ये विचार आया कि मतलब टैगोर जी की जयंती मनाना चाहिए और इस तरीके से उनकी लिखी हुई गीतों को प्रस्तुति देना चाहिए? कहाँ से विचार आया? ये 8 महीने का एक्सपीरियंस कैसा लगा? आप लोग सब साथ में मिलकर रिहर्सल करते थे? बहुत ही अनोखा अनुभव है, हम सोच नहीं सकते, एकदम स्वर्गीय अनुभूति है। रविंद्रनाथ को अगर ऐसे राष्ट्रविरोधी बोल रहा है, ऐसा एक लिखा दिखा देना चाहिए हमको। रविंद्रनाथ टैगोर जी तो थे, उन्होंने इतने सारे गाने लिखे, उन सब गानों में हर एक गाने में एक एक सीख होती है। तुम भी हमारे स्टूडेंट हो और हमने जितनी बात की तुम्हारे साथ क्लास में बैठ के भी तुम्हें याद होगा, तो आज तुमको यहाँ देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। इंसान जिस तरह की मुश्किलों से जूझता है, लड़ता है, उसका इतिहास उसी के हिसाब से बनता है। इंसान को हर हाल में ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इंसान बना रहे, पर वो इसे भुलाकर कामयाबी हासिल कर लेता है, तब भी वो कामयाबी ज़्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं। 7 मई 1861 भारत को एक कवि, दार्शनिक, साहित्यकार, समाज सुधारक, फ्रीडम फाइटर मिलता है, जिसने भारत को राष्ट्रगान दिया, जिसे एशिया का प्रथम सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर जी, 7 मई को उनका जन्म दिवस था। उसी उपलक्ष्य पे रविंद्र सुधा भिलाई ग्रुप ने भिलाई के सिविक सेंटर के कला मंदिर में एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम को हम कवर करने पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में 11 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ भी शामिल है और एक साथ 1100 लोग एक ही स्वर में रविंद्र संगीत को प्रस्तुति देंगे, तो वो देखना काफ़ी अद्भुत होगा। तो हम इस कार्यक्रम को कवर भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी, और जो इस ग्रुप के प्रमुख लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस कार्यक्रम को करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आइए चलते हैं, आपको कार्यक्रम दिखाते हैं और प्रमुख लोगों से बातचीत भी करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ रविंद्र सुधा से कुछ प्रमुख लोग खड़े हैं और जिन्होंने आज प्रस्तुति दी है, और उस ग्रुप से भी कुछ लोग हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे और जो ये कार्यक्रम था उसके पीछे का उद्देश्य जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आप अपना परिचय देंगे। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत सरकार है, रविंद्र सुधा संस्था का सेक्रेटरी हूँ और आज के कार्यक्रम का मेंटर। तो आज हम ये जो कार्यक्रम पेश किए हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के 163वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में किए हैं, और एक यूनिक प्रोग्राम था इसलिए कि इस तरह का कार्यक्रम भिलाई तो अलग बात है, भारत में भी इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, जो अलग अलग 11 राज्य एक साथ एक ही समय में एक ही गाने एक ही ट्रैक पे गाकर गुरुदेव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो एक अनोखा एक अनुभव है, सबके साथ सिंक्रोनाइज होना और उसके बाद पेश करना है ये प्रोग्राम, तो एक अलग ही अनुभव है। कब से ये तैयारी चल रही थी और ग्रुप में कितने लोग? इसके करीब तैयारी 8 महीने से चल रही है, 8-9 महीने से, और ग्रुप में 105 लोग थे। तो इनका शुरू में तो कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थोड़ा इनको समय लगा है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रोग्राम है एक्चुअली। बाद में जब ये समझे तो इसमें कई लोग नॉन बंगालीज भी हैं, हाँ, जो बंगालीज नहीं है वो भी इसमें जुड़े हैं और बहुत अच्छा प्रैक्टिस किए, बहुत ही सिंसियरली उन लोग जो है इसके साथ जुड़े रहे हैं। माने जितनी भी तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, परंतु रिहर्सल के समय पे ठीक समय पे पहुंच जाना, जितने देर तक रिहर्सल करना, सब कुछ करते। तो सभी कलाकारों का बहुत सहयोग मिला है, भरपूर सहयोग मिला है, जिसके कारण आज का ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। कहाँ से विचार आया कि मतलब टैगोर जी की जयंती मनाना चाहिए और इस तरीके से उनकी लिखी हुई गीतों को प्रस्तुति देना चाहिए? कहाँ से विचार आया? ये एक्चुअली विचार इसलिए आया है, इसके पहले जो हमने 2015 और 2023 में कलकत्ता में
1000 कंठ में मैंने 1000 कंठ मिलकर रविंद्र संगीत गाकर गुरुदेव को श्रद्धांजलि दिए थे। परंतु वो क्या एक ही जगह होता था कलकत्ता में, नेताजी इंडोर स्टेडियम में, जहां हमारा रविंद्र सुधा परिवार भी गया था, वहां भी पार्टिसिपेट, छत्तीसगढ़ की तरफ से हमने पार्टिसिपेट किया था। तो लास्ट ईयर जब 2023 में ये हमारा नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुआ 1000 कंठ में, उसके बाद जो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजर, जो वहाँ के जो मेंटर हैं, मुक्तधारा संस्था है कोलकाता के, उनके जो चीफ हैं श्रीमती अरुंधति देव, उनके मन में ये विचार आया कि हर साल हम एक ही जगह में करते हैं 1000 कंठ, इस बार अलग अलग राज्यों में सिंक्रोनाइज्ड वे में ये एक नया प्रयोग रहेगा, नया करेंगे। तो उन्हीं के विचारों से, उन्हीं का पूरा परिकल्पना जो था उन्हीं का था। पूरा ये जो म्यूज़िक डायरेक्शन जो है, ये जो आप ट्रैक में जितने भी गाने आज गाए हैं, पूरा गानों का म्यूज़िक ट्रैक जो है उन्हीं के डायरेक्शन में बना है और पूरा प्रोग्राम का परिकल्पना उन्हीं का था। आपसे ये जानना चाहूँगा कि रविंद्र सुधा जो एक ग्रुप है, उसका क्या काम है और वो किन क्षेत्रों में काम करता है? इसका मेन काम है, मुख्य काम जो है, हम लोग रविंद्र सुधा, जैसे रविंद्र संगीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं और बंगाली में लिखे हैं, उनकी भाषा बंगाली है। पर बंगालियों को, बंगाली लोग तो जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को, उनके गीत संगीत से बिल्कुल अवगत हैं। पर अदर देन बंगालीज, हिंदी में उसको ट्रांसलेशन हम लोग दाऊलाल कोठारी जी के संस्पर्श पे आए सौभाग्यवश, और उनके ट्रांसलेशन में हम लोग पूरे भारत में हिंदी रविंद्र संगीत को पूरा उसको स्प्रेड किए हैं और आगे हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। ये 8 महीने का एक्सपीरियंस कैसा लगा? आप लोग सब साथ में मिलकर रिहर्सल करते थे। बहुत ही अनोखा अनुभव है, हम सोच नहीं सकते, एकदम स्वर्गीय अनुभूति है जो हमें प्राप्ति है। हम सोचे नहीं कि इतना आनंद मिल सकता है। हाँ, कठोर परिश्रम तो किए, करना पड़ता है, हर काम में करना पड़ता है, पर उसका जो फल वो आज हमें दिख रहा है। हर पार्टिसिपेंट इतने सिंसियरिटी के साथ किए कि मैं गदगद हूँ एकदम। जी, अब लोग से मैं एक गीत गाने की गुजारिश भी करूँगा। आपके पास आता हूँ सर। रविंद्रनाथ जी ना एक जगह लिखते हैं कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तब तक देश प्रेम जो है मानवता के ऊपर उसको हावी नहीं होने दूँगा। वो हमेशा मानवता को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते थे और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान करते थे, और राष्ट्रवाद की हमेशा वो आलोचना करते रहे। आलोचना तब भी कर रहे थे जब हमारा भारत जो है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और एक राष्ट्र बनने की कोशिश कर रहा था। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि उस आलोचनाओं के बीच में आप उन्हें कैसे समझ रहे हैं? देखिए, जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, और फिर 2000 साल बाद में ब्रिटिश राज ने उनको नाइट उपाधि दिया। फिर जलियांवाला बाग जो कांड हुआ जिसमें निर्दोष भारतीयों के ऊपर गोली चलाए गए और बहुत भारतीयों को मारा गया, तो उससे वो इतना दुखित हुए और उन्होंने नाइट उपाधि जो है ना परित्याग कर दिया। इनका जो आपका स्वाधीनता का संग्राम था उसमें इनका योगदान बहुत था और वो बहुत ही प्रासंगिक थे। महात्मा गांधी जी का साथ में भी इनका हमेशा जोगाजोग रहा और देश को स्वाधीन बनाने में भी इनका काफ़ी योगदान रहा। और रविंद्र संगीत का जो गीत है, इस गीत में भी बहुत सारी आप देखेंगे देशभक्ति भी है और साथ में आपको एक प्रेरणा देती है। जैसे कि आज ही एक गाना यहाँ पर गाई गई है, जोदी तोर डाक सुने क्यों ना आसे तबे अकेला चलो रे। अगर आपका बात पे कोई नहीं आता है तो आप अकेले ही चलो, तो हाँ अकेले ही आगे बढ़ो। तो ये सब चीज़ क्या नहीं, ये गाने का माध्यम से उन्होंने बहुत सारी मैसेज दिए हैं और मैसेज इतना स्वीटली दिए उन्होंने, जो आज भी 163 साल का उन्होंने जन्मदिन मनाया जा रहा है, आज भी उतना ही रिलेवेंट है जो कि उस टाइम थी। तो इसलिए रविंद्रनाथ का जो है ना वो अमर है, वो और भी 500 साल तक भी ऐसे ही रहेंगे और हम लोग उनको पूछते ही रहेंगे। जी। इस कार्यक्रम में एक यंगेस्ट हैं जो सीनियर्स के साथ बीच में आप सिंगिंग कर रहे थे, प्रस्तुति दे रहे थे। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो आप नाम बताइए। पारुल सरकार। जी, आप कौन से क्लास अभी पढ़ाई कर रहे हैं? कौन सी क्लास में? अभी मैं 12th पास हुआ है अभी। अच्छा। तो अब इन सीनियर्स के बीच प्रैक्टिस कर रहे थे इतने समय से, कैसा एक्सपीरियंस रहा ये बताइए। बहुत अच्छा रहा, सबने बहुत प्यार दिया है। ये सब बहुत बड़े हैं मुझसे, पर मुझे इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, गाना गा के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। जो आपने गीत प्रस्तुत किया है इतनी सारी, उसमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। उन्होंने जो चीज़ लिखा है, तो वो क्या
आप अपने अंदर ऑब्जर्व किए, उससे हाँ। कुछ सीखने मिला आपको इतने सारे? हाँ, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, उन्होंने इतने सारे गाने लिखे, उन सब गानों में हर एक गाने में एक एक सीख होती है। जैसे वो एक गाना था आधे को घूमे नौयों न छूमे, वो जैसे वो सब जो गाने हैं उन सबको सुन के जो शांति मिलती है ना मन को, वो और कोई गाना सुन के नहीं मिलता। आपके एज के ना बच्चे आजकल मोबाइल स्क्रॉल करने में बिजी हैं, तो इस तरफ मतलब थोड़ा साहित्यिक होना और इस तरह के गीतों को प्रस्तुत देना, ये कैसे आ रहा है, मतलब कैसे है ये चीज़? ये मेरी जो दादी थी ना, वो भी नहीं है, मेरी दादी बहुत अच्छा गाना गाती थी, तो उनसे मैंने थोड़ा प्रोत्साहित होकर उनसे मैंने ये किया है। पापा का सपना था कि मैं उनका सपना पूरा करूँ, तो मैं उनका सपना पूरा करना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक। मैम, मैं आपसे पूछूंगा कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो टैगोर जी को सिर्फ इतना जानती है कि उन्होंने भारत को राष्ट्रगान दिया, उससे ज़्यादा वो नहीं समझ पाई उनको, शायद जहाँ तक मुझे लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जीके का एक क्वेश्चन कि नेशनल एंथम में किसने लिखा? शांति पुरस्कार, शांति निकेतन के बारे में, ये सारी विश्व भारती के बारे में इतना ही जानते हैं। मेरा ये कहना है, चूँकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने हर क्षेत्र में अपना लेखन किया है, देशभक्ति है और प्रत्येक ऋतु है, प्रेम है, सब में उन्होंने लेखन किया है। और हर गाने उनका कुछ ना कुछ मैसेज दे के जाते, कोई भी कोना नहीं छोड़ा उन्होंने। तो आज जो उनके कुछ देशभक्ति गीत हैं जो हमको उद्वेलित करते हैं, मुझे लगता है आज के बच्चों को भी वो गाने उद्वेलित करेंगे। जैसे हम लोग ने अभी गाया नाई नाई भय हबे हबे जय, है ना दादा, ये वाला गाना कि हमें डर नहीं है, हमारा जय होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, ये उस समय लोगों को प्रेरित कर रहा था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। इसी प्रकार उनका ये गाना शंको चेरो बिहबुलता, ये वाला गाना भी लोगों को कि किसी भी प्रकार के संकोच को छोड़कर आपको उतरना है, रास्ते पे आना है, तब आप अपने देश को आज़ाद कर पाओगे, उस पथ में आगे बढ़ पाओगे। तो ये गाने, देशभक्ति गाने हमारे मन में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो यदि जैसे हमारा रविंद्र सुधा ग्रुप है, उसमें दाऊलाल कोठारी जी ने उनका बहुत सारे गानों का हिंदी रूपांतरण किया है, तो मुझे लगता है उन हिंदी गानों को सिखाकर तब वो शब्द भी समझेंगे और उन शब्दों को सुनकर उनमें भी प्रेरणा आएगी, वो भी प्रेरित होंगे। जैसे आज तुम यहाँ पर हमारे सामने हो, तुम भी हमारे स्टूडेंट हो और हमने जितनी बार बात की तुम्हारे साथ क्लास में बैठ के भी तुम्हें याद होगा, तो आज तुमको यहाँ देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात आपको बता दूं, मैम मेरी क्लास टीचर रही हैं, 11-12 मैंने इनसे पढ़ा है, हिंदी की टीचर रही हैं हमारी, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। और इन्हें मतलब हिंदी की तरफ जो रुचि थी और कहानी और साहित्य को पढ़ने की जो रुचि थी, इनसे थोड़ा सा इंस्पायर हुआ हूँ मैं काफ़ी, उन्होंने सपोर्ट भी किया। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करना चाहूँगा, हमेशा ना एक आरोप लगा हुआ है रविंद्र जी के ऊपर कि उन्होंने टैगोर जी के ऊपर कि उन्होंने जो जनगण मन लिखा था वो अंग्रेजी शासक जॉर्ज परशम के प्रशंसा करने के लिए उन्होंने लिखा था। हालांकि उस समय उन्होंने एक लेख में लिख के इसे बता दिया था कि ये झूठ है, इस तरह का नहीं। तो इस तरह के आरोप आज भी लगते हैं और आज हमारे देश के कुछ युवा भी हैं जो इस तरह के आरोप लगाते हैं। देखिए, एक तो पहले मैं बोलूँगा, रविंद्रनाथ बंगाली का कवि नहीं है, सिर्फ रविंद्रनाथ विश्व कवि है। उन्होंने जो लिख के गया है, जितने सारे गान, जितने सारी उनका रचना है, सब लिख के गया है। मैं बोलूँगा रिसेंट आज का युवा पीढ़ी को इसको पढ़ना चाहिए। हो सकता है पढ़ने के बाद पता चलेगा कौन सा झूठ है, कौन सा सच है। जनगण मन में आजकल ये भी बात उठता है, कोई एक वर्ड है जो आज भी पाकिस्तान वहाँ के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये नहीं है। उसका इनर मीनिंग जो पड़ेगा ना, ये मीनिंग पूरा वर्ल्ड का सब लोगों को ये मीन करता है, सबको लेके बात कर। बंगाली एक वर्ड है, बट इट मीन्स वी आर ऑल इन यूनाइटेड। तो रविन्द्रनाथ को जानने के लिए रविन्द्रनाथ को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना खुद का मैं ऐसे बोलूँगा युवा पीढ़ी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इनका लिखा में जो है ना, सब लोग अगर पढ़े ठीक से, सभी का जो अपना कुछ क्वेश्चन है, सबका जवाब है उनका लिखा में। तो रविन्द्रनाथ को कोई मिसअंडरस्टैंड करना, मतलब ऐसे ही बोल देना ठीक नहीं है। पर पढ़ लो, पढ़ने के बाद पता चलेगा रविन्द्रनाथ क्या है। ठाकुर से आपसे पूछना चाहूँगा कि ठाकुर से टैगोर बनने की किस्सा क्या है? मतलब उनका तो सरनेम ठाकुर था, टैगोर कैसे हुआ?
नहीं, टैगोर तो हम लोग अंग्रेजी में तो टैगोर ही बोलते हैं ना, ठाकुर। ठीक इसके बारे में मैं उसका ठीक टैगोर क्यों हुआ एग्जैक्ट ठीक मैं बोल नहीं पाऊँगा इसके बारे में, क्योंकि रविंद्रनाथ को जानना तो एक जीवन में कम नहीं होना। जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ, समझ पाया हूँ, अंग्रेज जो है वो जो ठाकुर का जो स्लैंग वो बोल नहीं पाते थे अच्छे से, तो टैगोर बोलते थे, तो टैगोर ही फिर वो होने लगा। तो ये चीज़ें थे। एक लास्ट प्रश्न आप लोग से ये है कि लास्ट प्रश्न नहीं, मतलब एक हमेशा ना राष्ट्रवाद और मानवतावाद बनाम देखा गया है रविन्द्रनाथ जी को, तो ये क्यों देखा जा रहा है? वो हमेशा मतलब ये कहते थे, आज के बहुत सारे ऐसे जो एक्सट्रीम लेवल के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि वो राष्ट्र विरोधी थे, वो बोल देते हैं, क्योंकि वो हमेशा आलोचना करते थे राष्ट्रवाद की। तो और वो ये चाहते थे कि मैं राष्ट्रवाद से ज़्यादा देश प्रेमी है, बिल्कुल और मानवता के ऊपर वो ज़्यादा वो देते थे, मानवता को चाहते थे। तो ये जो लोग आज भी उनके ऊपर लाछन लगाते हैं कि वो राष्ट्र विरोधी थे, हमेशा राष्ट्रवादी लोगों को वो हमेशा नीचा दिखाएं, तो इसको आप लोग कैसे वो करेंगे? नहीं, देखिए ये लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, इसके लिए तो किसी का तो ये नहीं मना नहीं कर सकते हैं। बाकी उनका जो उद्देश्य था मानवतावादी जो है ना, मानव के ऊपर उसको सबसे ऊपर में रखते थे, वही सही है। एक्चुअल सभी वही है। बोलना क्या है, रविंद्रनाथ को अगर ऐसे राष्ट्र विरोधी बोल रहा है, ऐसा एक लिखा दिखा देना चाहिए हमको, जो बोल रहा है राष्ट्र विरोधी, तो हम देखना चाहते हो कौन सा लिखा पढ़ने का और कौन सा। रविन्द्रनाथ ऐसा कोई ऐसा टाइम में कोई ऐसा कुछ बोला नहीं है जो राष्ट्र विरोध के बारे में बोला है। ये पूरा राष्ट्र के लेके चल रहा था और रोड में आ गए थे लड़ाई करने के लिए, देश के लिए। आज ही में हम लोग गाया है संकटेरी विभोलता। दिस सॉन्ग इज कोई संकट में भी कैसे हमको खड़ा होना है एक साथ। आप लोग सब साथ में, मैं चाहूँगा गुजारिश है कि कोई एक गीत हो जाए, सब साथ में आप लोग गा लें, और उसके बाद थोड़ा सा उसका हिंदी ट्रांसलेट भी बता दीजिएगा ताकि जो दर्शक देख रहे हैं वो समझ पाए। कोई एक आप लोग सबसे যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका एक आप मीनिंग बता दीजिए कि जो आपने माने आप सुन कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, तेरी आवाज पे कोई ना आए। आप बोलिए ये गाना राष्ट्र विरोधी कैसे हो सकता है? ऐसा बोल रहा है, इतना इंस्पायर कर रहा है कि आप अकेला चलना नहीं है, आपको सबको लेकर अगर साथ भी नहीं रहता, आप अकेला चलिए, आगे बढ़िए। अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे, तेरी आवाज पे अगर कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। कहानी पिक्चर में अमिताभ जी गाए थे नहीं हुए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस राष्ट्रवाद की चिंता टैगोर कर रहे थे, वो हिटलर के राष्ट्रवाद की चिंता थी कि हमारा देश हिटलर जैसा राष्ट्रवाद ना बन जाए। वो उसी चिंता में डूबे हुए थे और वो हमेशा लिखते रहे। और अगर जो उन्हें खड़ा करता है राष्ट्रवाद और मानवता के बीच में, तो उन्हें बस यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने देश को राष्ट्रगान दिया, तो वहीं से आप समझ सकते हैं कि वो कितने राष्ट्र से मोहब्बत करते थे। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने एक बात कही थी कि भूख से बड़ा कोई देश नहीं। इस बात को याद रखिएगा। आप देख रहे थे केपी न्यूज़, मैं फैज़ान मनीष के साथ। शुक्रिया।